दोस्तों नमस्कार। भारत की राजनीतिक तस्वीर बदल रही है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको भारत के पावर सेंटर यानी इस देश की सबसे ताकत के प्रतीक रायसीना हिल्स जाना होगा। राजनीतिक तौर पर देर शाम वहां पर राजनीतिक घटनाक्रम या राजनीतिक धड़कनों को अगर आपको महसूस करना है तो फिर मीटिंगों के उस दौर को समझना होगा जिसके जरिए आने वाले वक्त में भारत की राजनीतिक सत्ता या तो बदल जाए या फिर उसे बदलने से कैसे रोक दिया जाए। यह एक अद्भुत राजनीतिक काल है जिसमें चुनाव हो रहे हैं और अब आखिरी दौर में है और उसके बाद इस देश का जनादेश सामने होगा। लेकिन करवट लेती इस राजनीति को थामने के लिए दिल्ली की रायसीना हिल्स में साउथ ब्लॉक में खास तौर से लाल गलियारों के भीतर राजनीतिक धड़कनें लगातार सीक्रेट मीटिंग कर रही है और यह अंदाजा पहली बार मीटिंगों के जरिए निकल कर आ रहा है कि दरअसल इस देश के भीतर में 2024 का चुनाव कोई आसान चुनाव नहीं है। यह एक ऐसा चुनाव है जिसमें इस देश के तमाम राजनीतिक दलों के वोट बैंक या तो उसका साथ छोड़ रहे हैं या बिल्कुल नए तरीके से किसी दूसरी विचारधारा के साथ जुड़ रहे हैं। यानी विचारधाराओं का परिवर्तन का दौर है ये वोट बैंक के बिखरने और एकजुट होने का दौर है ये किसने कल्पना की थी कि महाराष्ट्र में मुसलमान शिवसेना और वह भी उद्धव ठाकरे को वोट डालेंगे। ये कल्पना के परे था। ये किसने कल्पना की थी कि मायावती की खामोशी के बाद दलित वोट बैंक बीजेपी के पक्ष में नहीं जाएगा बल्कि वह इंडिया के साथ होगा और उसकी अगुवाई करते हुए कांग्रेस के साथ वो खड़ा हुआ नजर आएगा। यह कल्पना तो आरएसएस के संगठन वनवासी कल्याण आश्रम ने भी नहीं की कि आदिवासी का वोट बैंक भी बीजेपी के साथ नहीं बल्कि खिसकते खिसकते कांग्रेस के साथ जाकर खड़ा हो जाएगा। राजनीतिक तौर पर सामाजिक दरारें सिर्फ भाषणों के जरिए नहीं बल्कि इस बार वोटिंग पैटर्न में भी नजर आ रही है और उसी को लेकर दिल्ली के राजनीतिक गलियारों की धड़कनें जो बढ़ी हुई हैं अब उसने संकेत देने शुरू कर दिए हैं कि हर हाल में उन पुराने साथियों को खोजिए जिसके आश्रय एनडीए की सरकार चला करती थी। इस दौर में छत्रपों को सहलाइए जो अपने तौर पर जानते समझते हैं कि वो दिल्ली की गद्दी से उन्हें कुछ मतलब नहीं है बल्कि अपनी राज्य में अपनी सत्ता को संवार कर रखना और सत्ताधारी होकर राज्य को चलाना उनके लिए सबसे जरूरी है। ऐसे लोगों को साथ लेकर चलने की जरूरत है या राजनीतिक तौर पर कैसे समझाया जाए इसको लेकर विचार मंथन का दौर बहुत तेजी से चल रहा है और हर कोई जानता है कि इस विचार मंथन में कोई बहुत बड़ी तादाद शामिल नहीं है। हर कोई जानता समझता है कि बीजेपी के कद्दावर भी इस दौर में इस मंथन से बाहर हैं। इस दौर में नौकरशाही की टीम है, इस देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, इस देश के भीतर में गृह मंत्रालय के अपने बड़े अधिकारी या कहें खुद इस दौर में गृह मंत्री अमित शाह और उनके बेहतरीन करीबी लोगों की मौजूदगी है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी लगातार है। रैली कम की गई है या नहीं जा रहे हैं इस दौर में, कुछ काम भी निपटा रहे हैं, सब कुछ अपनी जगह। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अगर 272 नहीं आ रहा है उसके बावजूद भी 272 तक पहुंचना है तो वैसे हालात होने नहीं चाहिए जो हालात एक वक्त बीजेपी के 1996 में हो गए थे जब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहना पड़ गया था पार्लियामेंट के भीतर कि मैं चिमटे से भी किसी की मदद नहीं लूंगा, क्योंकि उस दौर में कोई दूसरा राजनीतिक दल बीजेपी के साथ आने को तैयार नहीं था। बाबरी मस्जिद और उससे निकली राजनीति इस देश के भीतर में एक मोटी लकीर खींच चुकी थी। तो 1996 का दौर यह नहीं है, यह तो 2024 का दौर है जिसे साथ लाना है, लेकर आए। और यह हर कोई जानता है कि कुछ खिलाड़ी एक झटके में साथ आ जाएंगे। कुछ तो ऐसे हैं जो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं, जिसमें जिक्र नवीन पटनायक का हो सकता है, जिसमें जिक्र बीआरएस यानी टीआरएस का हो सकता है, जिसमें जिक्र जगन रेड्डी का हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अगर इनके पास भी उतने वोट नहीं हुए जिस आश्रय 272 के आंकड़े तक पहुंचा जाए तो क्या होगा? ऐसा नहीं है कि इन धड़कनों को इंडिया गठबंधन नहीं सुन रहा है।
इंडिया गठबंधन के भीतर भी इस बात को लेकर हलचल तेज हो चली है कि हर हाल में अपने आप को एकजुट रखना है, एक साथ रहना है और राजनीतिक तौर पर चुनाव के वक्त जो मैसेज इस देश में दिया गया और पहली बार इस देश की जनता चुनाव के लिए तैयार हो गई और उसने अपने तरीके से वोटिंग की है। इसमें कोई बहुत बड़ी भागीदारी इंडिया गठबंधन या विपक्ष की उस रूप में नहीं रही जैसी ये कहा जाए कि यह राजनीतिक लड़ाई हो रही थी। यह तो इस देश से जुड़े मुद्दों को लेकर राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत हुई जिसमें जनता अगुवाई कर रही थी और शायद इसीलिए और इसी वजह से कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 1 जून को दिल्ली में बैठक बुला ली और उन्होंने कहा कि इस बैठक में इंडिया गठबंधन से जुड़े तमाम लोगों की मौजूदगी होनी चाहिए। इस मौजूदगी का मतलब यह है कि किसी भी हालत में एकजुट होना है। हालांकि पहली खबर बंगाल से आई जिसमें ममता बनर्जी ने कहा जी नहीं, हम नहीं आ सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उस दिन चुनाव भी आए और इस दौर में बंगाल में चक्रवाती तूफान भी आया हुआ है तो हमें उससे निपटना होगा। लेकिन यहां हल्का इशारा काफी होना चाहिए कि चुनाव तो उत्तर प्रदेश और बिहार में भी है, बंगाल में है तो वहां भी है और यह मीटिंग के दौर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधि के तौर पर चंपई सोरेन भी पहुंचेंगे, चुनाव तो वहां पर भी है। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच किस तरीके से दिल्ली की धड़कनें बढ़ी और उसमें दिल्ली अब अपने तौर पर किसे साथ लेना है और इस दौर में किसे छिटकने नहीं देना है, इसकी कवायद जिस तेजी के साथ चल पड़ी है उसका पहला संदेश प्रधानमंत्री ने आज खुद ही दे दिया और कह दिया कि दरअसल लोकतंत्र में कोई दुश्मन होता नहीं है। हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ हमारे संबंध अच्छे ही हैं और लोकतंत्र में हमारी दुश्मनी नहीं होती है, संबंध अच्छे होने ही चाहिए। लेकिन अब तो ना वो बीजेपी है और ना ही अटल बिहारी वाजपेयी का दौर है, यह तो मोदी का दौर है जिसमें मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने जब बीजेपी के भीतर ही तमाम कद्दावरों को दरकिनार कर दिया तो ऐसे में अब कौन छत्रप साथ आएगा वो अतीत की बात है या मौजूदा वक्त में कोई नई लकीर खींची जा सकती है। क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन के भीतर इस दौर में झांकिएगा तो हो सकता है आपको अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव इन दोनों की राजनीति के अलावे दूसरी किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता की राजनीति आपको ऐसी दिखाई नहीं देगी जो बीजेपी से दूर हो पाए। समाजवादी पार्टी और आरजेडी दोनों की राजनीति अगर सामने है तो ही बीजेपी की मौजूदगी है, यानी दोनों एक साथ मिल नहीं सकते हैं। तो अखिलेश और तेजस्वी दोनों के तेवर जबरदस्त तरीके से कड़े हो चले हैं। लेकिन अगर अतीत के पन्नों को वाकई इस दौर में खोल दीजिए और सोचना शुरू कीजिए कि त्रिशंकु संसद और परिणाम अगर जनादेश यही आया है और सत्ताधारी पार्टी के तौर पर खुद को सत्ता में बरकरार रखने की मशक्कत बीजेपी ने शुरू कर दी है और धड़कनें अगर दिल्ली के रायसीना हिल्स पर बढ़ी हुई है तो उन सब के बीच कौन कौन से नेता अतीत में साथ थे, हर कोई आपको साथ दिखाई देगा। वो चंद्रबाबू नायडू हो, साथ तो आ चुके हैं, लेकिन अगर चंद्रबाबू नायडू को सीटें नहीं मिली तो फिर जगन रेड्डी को साथ लाया जाएगा। अगर नवीन पटनायक को बीजेपी ने मात दे दी उड़ीसा के भीतर, बावजूद इसके बीजेडी साथ पहले भी थी, वो साथ क्यों नहीं आ सकती है, इसके कयास और इसके रास्ते खोजे जाने लगे हैं। और सवाल तो इस दौर में बीआरएस का भी है। चंद्रशेखर राव भी तो एक वक्त एनडीए के साथ हुआ करते थे, तो फिर इसमें क्या दिक्कत है। उद्धव ठाकरे यानी शिवसेना भी जब टूटी नहीं थी तो एक साथ ही तो खड़ी थी। लेकिन क्या वाकई राजनीतिक तौर पर दूरियां इतनी बढ़ चुकी है? दरअसल इस दौर में दिल्ली की धड़कनें इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि कल्पना किसी ने नहीं की थी कि नरेंद्र मोदी की अपनी राजनीति इतनी बड़ी होती चली जाएगी और इतनी अलग थलग होती चली जाएगी कि बीजेपी उनके सामने छोटी लगेगी और जो जो रास्ते बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के जरिए तलाशने की कोशिश की उसमें उन्हें मात मिली। दलित वोट साथ आया नहीं, मुसलमान आए तो वो उद्धव ठाकरे के साथ चले गए लेकिन बीजेपी के साथ जुड़ने को तैयार नहीं। आदिवासियों ने भी साथ छोड़ना शुरू किया। इस दौर में ओबीसी की तमाम जातियों के भीतर यह मशक्कत होने लगी कि बीजेपी के साथ क्यों खड़े हो। और खास तौर से एक वक्त यही कहते थे हिंदुत्व संकट में है, आज यह भी हाथ में संविधान लेकर जिक्र कर रहे हैं संविधान संकट में है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन तो अपने तौर पर हर बात का जिक्र कर रहा है,
लेकिन सवाल तो दिल्ली की धड़कनों का है, जो ये महसूस कर रही है कि क्या होगा। और शायद इसीलिए बीजेपी और शायद प्रधानमंत्री मोदी अब उस रास्ते को तलाश रहे हैं कि आखिर में वो कौन से साथी होंगे जो नए तरीके से उन्हें सत्ता में बरकरार रखें। यह जिक्र जरूर चल पड़ा है कि अगर 272 नहीं तो फिर नरेंद्र मोदी भी नहीं। बीजेपी चलेगी लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं चलेंगे। लेकिन बीजेपी या नरेंद्र मोदी दोनों इस बात को कैसे स्वीकार करेंगे जब अपने नेता के तौर पर बीजेपी के तमाम सांसद नरेंद्र मोदी को ही चुन लेंगे? तो क्या विपक्ष की राजनीति को साधने वाले तमाम क्षत्रप अपने राज्य की राजनीति को परखेंगे? वो चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो, चाहे झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे वो तमिलनाडु ही क्यों ना हो। तो क्या ऐसी परिस्थिति आ सकती है? ये एक असंभव सी स्थिति है जिसमें नरेंद्र मोदी अपने कद के साथ और अपने भाषणों के जरिए नहीं बल्कि पॉलिसी के जरिए इतनी आगे बढ़ गए कि अब उनके साथ कौन आएगा। और यह परिस्थिति कमोवेश 1996 वाली आकर खड़ी हो गई है। तब बाबरी मस्जिद का जिक्र था और आज के दौर में नरेंद्र मोदी के गवर्नेंस के तौर तरीके हैं। लेकिन बावजूद इसके जिस रास्ते को दिल्ली में टटोला जा रहा है सीक्रेट मीटिंग्स के जरिए, उसमें दो बातों का खुले तौर पर जिक्र है। एक तो यह जिक्र था कि दरअसल कौन साथ आएगा, अगला जिक्र था कि जी नहीं, 2024 के बाद एक नई परिस्थिति इस देश में मोदी सरकार के जरिए ही दिखानी होगी, जिसमें पहली बार फेडरल स्ट्रक्चर भी काम करेगा, राज्यों के साथ बीजेपी खड़ी भी नजर आएगी। क्या वाकई ऐसी स्थिति हो सकती है? हो या ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपने तौर पर यह संदेश एएनआई को दिए इंटरव्यू में इस बात के संकेत किस रूप में दे रहे हैं, यह सुनना चाहिए। मोदी जी, अब लगभग आखिरी दौर आ गया है चुनाव का। आखिरी दौर शब्द प्रयोग किया आपने, मुझे उसमें बहुत सी चीजें नजर आ रही है। एक, हमारा एक नया दौर शुरू होगा, उसका उसके अंदर संकेत है। दूसरा, जो लोग बड़े सपने देख करके बड़े वादे कर रहे थे, उनके लिए भी आखिरी दौर है। तो चुनाव का आखिरी दौर ऐसा इतना नहीं, उनकी स्थितियों का भी आखिरी दौर है। प्रधानमंत्री जी, इसके दो मतलब बहुत साफ हैं। बीजेपी या कहें नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री को इस बात का एहसास हो चला है कि इस बार अपने बूते सत्ता में आ नहीं सकते हैं, लेकिन सत्ता को गंवाना नहीं है, क्योंकि इस सत्ता के पीछे बीते 10 वर्षों में जिसका स्टेक है उसमें बड़ी तादाद कॉरपोरेट की है, उस शेयर बाजार की है, उन अंतर्राष्ट्रीय बैंकों की है, उस अपने मित्र कॉरपोरेट की है जिसका सहयोग और जिसको सहयोग अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मिलता रहा है। और यही वो परिस्थिति है जिसमें मौजूदा सत्ता अपनी सत्ता को गंवाना ना देने की स्थिति में कहीं तक भी झुकने को क्या वो तैयार है? ये एक संकेत निकल कर आ रहा है। लेकिन इस बात का एहसास मौजूदा वक्त में बीजेपी को भी है और मोदी शाह को भी है, क्योंकि जितनी खटास राजनीतिक तौर पर बीते 10 बरस में समाज के भीतर होती चली गई और राजनीतिक तौर पर इस देश में निशाने पर पॉलिटिशियंस को लिया गया, वही ये परिस्थिति है कि पहली बार चाहे अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव हो, जो जानते हैं कि उनकी अपनी राजनीति बीजेपी के साथ कभी चल नहीं सकती है, और वो यह भी जानते हैं कि अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे, क्योंकि 2024 एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें अगर सत्ता पास में नहीं आई तो फिर बरसों बरस तक की परिस्थिति गायब हो जाएगी। और खुद मल्लिकार्जुन खड़गे कह चुके हैं कि यह आखिरी चुनाव है। तो किस मिजाज के साथ जनता के सामने खुद को रखा जाए, और 4 जून को निशाने पर लेते हुए तेजस्वी यादव जब खुले तौर पर अब यह कहने से चूक नहीं रहे हैं कि लालू जी को नहीं डरा पाए तो उनका बेटा क्या डरेगा। और यह बिहार है जो उड़ती हुई चिड़िया के पर भी गिन लेता है, और तानाशाही 4 जून को खत्म होगी। तानाशाही 4 जून तक बाद में हमनी के फरियाले लालू जी ना डराइले मोदी जी से, तो लालू जी के लड़को डरा चाहिए। अरे मोदी जी बिहार
उड़ती चिड़ियों के हल्दी लगावेला। ये तेवर दरअसल एक नई परिस्थिति को भी जन्म देते हैं और जिन धड़कनों को दिल्ली के रायसीना हिल्स पर लाल दीवारों के भीतर सुना जा रहा है, उस सुनने वाली धड़कनों की मंशा यह है कि क्या राजनीतिक तौर पर अगर 272 के आंकड़े से बहुत पीछे बीजेपी रह गई तो क्या बीजेपी में हड़कंप नहीं मचेगी? क्या बीजेपी के साथ खड़े राजनीतिक दलों में हड़कंप नहीं मचेगी? वह तमाम राजनीतिक दल जो यह सोचकर बीजेपी के साथ आए कि सत्ता के साथ खड़े रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्या यह स्थिति महाराष्ट्र के भीतर नहीं आएगी, जहां पर चाहे अजीत पवार ही क्यों ना हो, एकनाथ शिंदे ही क्यों ना हो? यह परिस्थिति उन तमाम राज्यों में निकल कर नहीं आएगी और यह स्थिति क्या बिहार में निकल कर नहीं आएगी, जो नीतीश कुमार सत्ता की खातिर इधर से उधर लगातार नजर आ रहे हैं? तो क्या अगर 272 से पिछड़ गए तो फिर बीजेपी से पल्ला झाड़ने या फिर प्रधानमंत्री मोदी से पल्ला झाड़ने के लिए नीतीश कुमार क्या वहीं पर डटे रहेंगे या वह भी शिफ्ट हो जाएंगे? क्योंकि राजनीति की पहली जरूरत सत्ता है और सत्ता के बगैर ना तो आपकी राजनीति चल सकती है और ना ही संगठन संभाला जा सकता है। और इस दौर में लगातार 10 वर्षों तक वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, तमाम जगहों की राजनीति को परखिए, सबकी पाइपलाइन जो पैसे की थी वो कट कर दी गई और राजनीति इस दौर में छत्रपों के लिए मुश्किल होती चली गई। तो फिर अगला मंथन दिल्ली के भीतर यह भी है कि क्या उनके साथ जो खड़े हुए हैं वो साथ देंगे या नहीं देंगे, या वह भी हाथ से निकल जाएंगे। इसके हल्के हल्के संकेत नीतीश कुमार को लेकर पहली बार तेजस्वी यादव भी चचा प्रेम के जरिए जतलाने और बतलाने लगे हैं। हमारे चाचा जो है पिछड़ों की राजनीति और पार्टी बचाने के लिए कोई भी बड़ा फैसला 4 जून के बाद ले सकते हैं। के साथ आएंगे क्या? अब जब बड़ा फैसला लेंगे तो देखिए, चलिए। अरे 4 जून तक इंतजार करो, 4 जून तक इंतजार कीजिए। यह बड़ा संकेत है और यह इस बात का संकेत है कि अगर त्रिशंकु संसद की स्थिति 272 के नीचे की परिस्थिति यानी 4 जून को किसी को बहुमत ना मिल पाने की स्थिति बन जाएगी तो यह जोड़ तोड़ की जो स्थिति लगातार दिल्ली की सीक्रेट मीटिंग से शुरू हुई है वह कहीं ना कहीं एनडीए को भी तोड़ने की स्थिति में ले जाकर खड़ा कर सकती है। क्योंकि इस दौर में बीजेपी के साथ जो भी जुड़ा वह सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, यानी कहीं ना कहीं एजेंसियों की धमकी उनके सामने खड़े होकर जिस अंदाज में वो या तो जेल या फिर साथ खड़े होने की मंशा के साथ राजनीतिक तौर पर सोच पैदा इस देश में की गई, वह भी पहली बार था। और यही वजह है कि यह कहीं ना कहीं बीजेपी को भी स्थिति डरा रही है। क्योंकि अगर उनके अपने एनडीए के सहयोगी कमजोर होने की स्थिति में उनका साथ छोड़ते हैं, और राजनीतिक सत्ता का मिजाज तो बहुत साफ कहता है कि इस दौर में उसी के साथ खड़े हो जाइए जो सत्ता में है, और खास तौर पर 272 को लेकर बीजेपी का पिछड़ना शायद बीते 10 बरस की उस अनकही कहानी को सामने लाने के लिए एक मौका इंडिया गठबंधन के पास होगा, जहां पर वो बता पाएगी कि इस देश में तमाम जगहों पर सरकारें कैसे गिराई गई, उस गिराने के पीछे कितना पैसा लगा था, वो पैसा कौन सा कॉरपोरेट दे रहा था। क्योंकि याद करेंगे तो कर्नाटक की सरकार कैसे गिरी, मध्य प्रदेश की सरकार कैसे गिरी, महाराष्ट्र में सरकार गिरी ही नहीं बल्कि राजनीतिक दलों को कैसे तोड़ा गया, उससे पहले उत्तराखंड में क्या हुआ था, उसके बाद गोवा में क्या हुआ था। ये तमाम स्थितियां बतलाती है कि इस देश के भीतर चुनाव नहीं बल्कि चुनाव के बाद की स्थिति बड़ी मायने रखती है। और ये मायने रखने वाली स्थिति दिल्ली के राजनीतिक गलियारों के भीतर अब गूंजने लगी है, क्योंकि वक्त बहुत कम है। और इन्हीं परिस्थितियों में शायद पहली बार 10 बरस में राहुल गांधी जिस अंदाज में खड़े हैं, वो अंदाज शायद उन छत्रपों को ताकत दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। क्योंकि ध्यान दीजिए, राजनीतिक तौर पर चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे वह हेमंत सोरेन ही क्यों ना हो, चाहे ममता बनर्जी ही क्यों ना हो, अगर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा ना की होती, न्याय यात्रा ना निकाली पड़ती और इस देश के भीतर वो अपना जो मैनिफेस्टो लेकर आए वो जनता से जुड़े सवालों को ना उठाता, अगर इसको माइनस कर दीजिएगा तो फिर वही स्थिति हो जाएगी जो 2014 के वक्त थी। लेकिन अब
वो स्थिति नहीं है। और इसीलिए राहुल गांधी इस बात को समझते हैं कि ये एक आखिरी लड़ाई है। अगर वो समझ रहे हैं तो वो क्षत्रप भी समझ रहे हैं, जो जानते हैं कि बीते 10 बरस से उनके पास कुछ भी नहीं है। संगठन किसी तरीके से बचा, और वह भी जाति के आधार पर। इस देश का मुसलमान एकजुट इसलिए है क्योंकि उसकी जरूरत, बीजेपी ने बार बार कही, उसे वोट के तौर पर मुसलमानों की जरूरत नहीं है। यानी जाति की राजनीति और उसमें मुसलमानों का एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ खड़े हो जाना, और 2024 के चुनाव में जो भी लाभार्थियों की तादाद थी वह भी बीजेपी के साथ ना खड़ा हो पाना, यह मैसेज है कि दरअसल लाभार्थी का खेल भी अंदर से खोखला था। 906 लाभार्थियों के लिए इस देश में योजनाएं तैयार की गई, और उसके भीतर का सच यह है कि लगभग 651 जो योजनाएं थी उसका पैसा पूरे तरीके से बजट के जरिए दिया ही नहीं गया। तो लाभार्थियों के पास पैसा कैसे पहुंचता, पूरी की पूरी परिस्थिति। और इसमें सबसे बड़ी योजना तो मुद्रा योजना है, जो 28 लाख करोड़ रुपए कहां गए, किसके पास गए, किस रूप में गए, ये सारे सवाल हैं। और शायद इन्हीं सवालों का जवाब 24 के बाद एक नई राजनीतिक सत्ता के साथ मिल सकता है। लेकिन वह राजनीतिक सत्ता के हाथ में सत्ता ना आए, इसी के प्रयास तो दिल्ली में हो रहे हैं। और इस प्रयास के ठीक समानांतर अपने तौर पर राहुल गांधी उसी तेवर और तलखी के साथ अपनी बातों को रख रहे हैं। मैं हिंदुस्तान के सब लोगों से कहना चाहता हूं कि संविधान को इंडिया गठबंधन दिल से, जान से, खून से रक्षा करने का काम करेगा। हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, मगर कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को हम नहीं छूने देंगे, इसको नहीं बदलने देंगे। भाई और बहनों, जीत निश्चित है। यहां पे मैं बता रहा हूं, लिख लो, यहां पे क्लीन स्वीप होने जा रही है गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक। और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। तो दिल से आपका। अब राहुल के ये तेवर हैं और इसकी धड़कनें दिल्ली में अगर सुनाई दे रही है, तो दिल्ली की मीटिंगों में इस बात की भी चर्चा हो चली है कि 2024 के चुनाव में 3 बड़े नेता निकलेंगे और उनके साथ बड़ी तादाद में वोट हो सकते हैं, यानी सीटें हो सकती है। उसमें एक नाम अगर उद्धव ठाकरे का है तो दूसरा नाम तेजस्वी और तीसरा नाम अखिलेश यादव का भी है। राजनीतिक तौर पर यह इससे पहले कल्पना बीजेपी ने की नहीं थी कि उत्तर प्रदेश और बिहार के भीतर उसकी अपनी राजनीति में सेंध लग जाएगी और पूरा सामाजिक ढांचा जो सोशल इंजीनियरिंग के जरिए उसने साधा था वो बिखरता चला जाएगा। क्योंकि किसी ने कल्पना की नहीं थी कि कांग्रेस के साथ इस तरीके से तेजस्वी और अखिलेश मिलकर काम करेंगे, और ना सिर्फ मिलकर काम करेंगे बल्कि नारों की शक्ल में, भाषण की शक्ल में, नीतियों की शक्ल में, और सत्ता में आने के बाद क्या कुछ होगा इसको लेकर भी उसी अंदाज में अपनी बातों का जिक्र करेंगे। यह कभी सोचा गया नहीं था। इसलिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने भी तय किया है कि सरकार बनेगी 4 जून के बाद, तो राशन की मात्रा बढ़ेगी, गुणवत्ता बेहतर होगी, पैकेट का आटा और डाटा भी फ्री देने का काम होगा। इसलिए मदद करो सब लोग, मदद करोगे आप लोग? बताओ, परिवर्तन की हवा चल रही कि नहीं चल रही है? तो 4 जून को लेकर जब राजनीतिक तौर पर राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक दलों की धड़कनें और नेताओं की धड़कनें ऐसी बढ़ी हुई हो, तो संदेश 3 ही है। 4 जून के बाद इंडिया टूटेगा या नहीं टूटेगा? 4 जून के बाद एनडीए बिखरेगा या नहीं बिखरेगा? 4 जून के बाद बीजेपी के भीतर राजनीतिक बवाल की शुरुआत होगी या नहीं होगी? यह एक राजनीतिक घटनाक्रम है, लेकिन इसका दूसरा हिस्सा उस पैसे, उस कॉरपोरेट से जुड़ा है, उस मीडिया से जुड़ा है जिसने बीते 10 बरस में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का साथ दिया, उसी के लिए ढोल बजाए, उसी के लिए पैसों की आवाजाही इस देश में इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए नजर भी आई। वो कॉरपोरेट हर हाल में
मोदी की सत्ता को जाने देने के लिए तैयार नहीं है। और यह कैसे तैयार नहीं है, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। लेकिन एक संदेश बहुत साफ है कि 10 बरस में जिसने जिसने जो जो दाव इस दौर में मोदी सरकार पर लगाया है, उसकी हरकत 1 जून के बाद कितनी तेजी के साथ सामने आएगी, आप सिर्फ देखते चले जाइए। यानी एक तरफ राजनीतिक घटनाक्रम और दूसरी तरफ राजनीतिक घटनाक्रम को संभालने के लिए इसी लोकतंत्र के वो तमाम पिलर कैसे सक्रिय होंगे, इसका अंदाजा अभी आप सिर्फ लगा नहीं सकते हैं, बल्कि सोच भी नहीं सकते हैं क्या कुछ होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।